हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग टीजीटी और पीजीटी में जो जीएस में 40 नंबर का सवाल जो पूछा जाता है आपके जीएस में, हम लोग उसी संदर्भ में बात करने वाले हैं। यदि मानते हैं कि कोई स्टूडेंट टीजीटी की तैयारी कर रहा है या पीजीटी की तैयारी करता है और उसको लगता है कि जीएस में अगर मेरा अच्छा नंबर आता, जैसे जीएस में हम लोग जो सोचते हैं और हम लोग जो कोशिश करते हैं, है ना, 30+ नंबर लाने का, 30-35 नंबर लाना जीएस में बहुत आसान होता है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको जीएस पढ़ना है और जिसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं, जैसे मानते हैं किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर सब्जेक्ट है, जैसे अगर टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी उसको जीएस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उसकी 2 सब्जेक्ट की तैयारी है, अब यहाँ 3 सब्जेक्ट की तैयारी करना पड़ता है ना। इस चीज को समझना होगा। अब जीएस में क्या है कि अगर मानते हैं कि हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो अलग, वो पूरे सिलेबस को पढ़ना होता है, लेकिन जीएस में जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं उसका एरिया जो है, उसका एरिया लिमिट में है, क्योंकि सिलेबस में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं दिया है। इसलिए हम बार बार ये बात को कहते हैं कि इस बात को समझिए कि आपके जीएस में या किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करिए कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि हमको अगर जीएस 40 नंबर की तैयारी करना है ना, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे और टॉपिक भी आपको बता देंगे, है ना। टॉपिक भी आपको बताएंगे कि क्या रहेगा, किस टॉपिक पे हम फोकस कर ले, ताकि हमारा 1-2 महीने के अंदर में आराम से तैयारी हो जाए और 32-35 नंबर आ जाए। बस इसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस जीएस 40 नंबर में, है ना, हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, हिस्ट्री से सवाल आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद ज्योग्राफी से, है ना, ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है ना, यहाँ मैथ से सवाल पूछे जाते हैं, मैथ। और मैथ के बाद आपको पता होगा, मैथ के बाद साइंस से, है ना, साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद साइंस के बाद यहाँ करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं। हम आपको जीएस की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इस इतिहास में, है ना, इतिहास से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से। और इस ज्योग्राफी से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ की बात कर दिया जाए तो मैथ से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और साइंस से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात कर दिया जाए तो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबको जोड़िएगा, है ना, तो 40 नंबर का हो जाता है, 8 25 40। और इसी 40 नंबर में हमको 32 से 35 अंक लाना है ना, 32 से 35 अंक लाना है। अब यहाँ पर देखिए, लगता होगा कि यहाँ पे हमको बहुत पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा, है ना। अगर इसी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तो बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसा भी नहीं है, बस हमको ये समझना होगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस आपको दिया गया है उस सिलेबस को समझ जाते हैं तो फिर तैयारी करना आपके लिए आसान होगा। इतिहास में कुछ नहीं पूछता है, इतिहास में सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक पढ़ लेते हैं। इससे बाहर प्रश्न आज तक नहीं पूछा है, न पूछेगा, है ना। इसको समझिए, इसको ध्यान में रख करके पढ़िए। इक्का दुक्का इस तरह से जो आता है हम लोग बता देते हैं, ठीक है। उसी तरह से ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी कहाँ से पूछता है। ज्योग्राफी में एक सेक्शन है ना, वो सेक्शन आपका इंडियन ज्योग्राफी हो जाता है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी अगर पढ़ लेते हैं तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो प्रश्न पूछा जाता है मैथ बहुत बड़ा लेवल का नहीं है। अगर आप लोग एसएससी का तैयारी करते होंगे, है ना, मान लीजिए 10th लेवल के जो मैथ होता है
है ना, उसी के संदर्भ में ये सवाल पूछे जाते हैं, मैथ से ही। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लगभग 10 से 15 सेक्शन होगा, बहुत हो गया। 10 सेक्शन है, अगर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो 8 प्रश्न, 8 में 8 प्रश्न बना लीजिएगा, इसकी गारंटी है ना। मैथ है ना, यहाँ पे 10 सेक्शन ही पढ़ना है। 10 सेक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से, है ना, यहाँ पे आपका टोटल का टोटल प्रश्न बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइंस में, तो साइंस में फिजिक्स से भी सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी सवाल पूछे जाते हैं और बायोलॉजी से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। लेकिन एक दो किताब पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का, तो सारा का सारा जो सवाल है यहीं से पूछा जाता है। और यहाँ भी आपको 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे आराम से 7 नंबर मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, रहा सवाल करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स को हम लोग 2 सेक्शन में बांट के समझ सकते हैं। एक हो जाता है ना, भारत का, है ना, भारत का करंट अफेयर्स हो जाएगा, भारत का, है ना, भारत का करंट अफेयर्स हो जाता है भारत का। दूसरा हो जाएगा हमारा बिहार का करंट अफेयर्स। दोनों मिला करके अगर पढ़ लीजिएगा तो आराम से 8 प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाता है, बन जाता है। आप लोग डिमांड करिएगा तो हम आपको बता देंगे इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी कि हमें इस जीएस में जो इतिहास है, इतिहास में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है जीएस 40 नंबर के लिए, है ना। इसी जीएस 40 नंबर के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जीएस 40 नंबर में अगर हम लोग 32 और 35 नंबर लेकर के आते हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 60 और 65 अगर नंबर आ जाता है तो ले दे करके हम 90 पार कर जाते हैं। और किसी भी मायने में अगर कटअप बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है फिर भी हमारा सिलेक्शन होगा। अगर हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में टारगेट करें कि 65 से, है ना, 60 से 65 नंबर हमें इससे लाना है, और हम जीएस में ये टारगेट करें कि हमको लगभग 30 प्लस नंबर लाना है, तो आराम से 90 नंबर हो जाता है। किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सब कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अगर इसमें हम लोग 1-1 महीने का टाइम दें तो आप देख लीजिए 5 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, ये 5 महीने का टाइम ऑलरेडी ले लेगा, है ना। उसके बाद अलग से आपको जो सब्जेक्ट की गहराई का डिमांड करता है ना, जीएस में और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दोनों में अंतर है। जीएस 40 नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आराम से 30 प्लस नंबर ला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जहाँ से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 नंबर का सवाल जो होता है, वहाँ पे 1 महीने में काम नहीं चलेगा। उसमें सब्जेक्ट की गहराई का डिमांड करता है, पढ़ना पड़ता है, सटीक किताबों को पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, 8 से 10 घंटा बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो जीएस का अपना एक अलग एरिया है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पे सब्जेक्ट की गहराई का डिमांड करता है वो अलग चीज़ें हो जाता है। और सब्जेक्ट की गहराई, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या हो सकता है आपका मैथ होगा और साइंस होगा, तो फिर यहाँ जीएस में भी मैथ और साइंस आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। तो फिर यहाँ 3 पढ़ना होगा, है ना। जो लोग आर्ट्स से होंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा, है ना, उन लोगों को भी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है। अब जरा सोच के देखिए, आप डिमांड करिएगा, आप, है ना, कमेंट्स में बोलिएगा, तो सारे सब्जेक्ट का, है ना, VBI जो टॉपिक है, जहाँ से हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा चरण में प्रश्न पूछा है, पूरा डिटेल्स में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ समझिए यहाँ पे, जैसे मानते हैं कि हमने ये समझ गया कि हमें 5 सब्जेक्ट से ही, है ना, प्रश्न पूछेगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, साइंस है और करंट अफेयर्स है। हमने सबको डिवाइड कर दिया, है ना। अब यहाँ समझना होगा कि ठीक है, सब कुछ तो नहीं पढ़ना है, तो क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, है ना। और ये भी हम समझ रहे हैं कि ये जो है टीजीटी हो या पीजीटी हो, है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट के साथ हमको इस 40 नंबर पे फोकस करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका लेवल अच्छा है, वो चाहे तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी नंबर उठा सकते हैं। अब दिमाग में चलेगा कि भाई जीएस 40 नंबर के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट हमको लेना चाहिए, है ना, कौन सा प्रैक्टिस सेट, है ना, कौन सा प्रैक्टिस सेट हमको लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग बहुत तरह के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लेकिन हम आपको बार बार यही कहेंगे कि ये जो परीक्षा करवाया जा रहा है
या बीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है। यानी कि आपके टीचर का जो एग्जाम लेगा, है ना, वो कंडक्ट जो करा रहा है वो बीपीएससी कर रहा है। तो बीपीएससी का एक अपना लेवल होता है, और लेवल से कभी समझौता नहीं करता। भले वो रिक्तियां छोड़ दे, खाली रह जाए, लेकिन अपने लेवल के साथ समझौता नहीं करता। आप टीआरई 3 में भी देखे होंगे, उन्होंने 21,000 सीटों पर नियुक्तियां नहीं करवाई। सरकार ने जब पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया, 21,000 पद तो ऐसे ही खाली रह गया, इसको टीआरई 4 में जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब उन्होंने कहा था बीपीएससी ने कि हमें योग्य विद्यार्थी ही नहीं मिला, हमें योग्य टीचर ही नहीं मिला, है ना। अभी देखिए, अभी सीटों को लेकर के झमेला खड़ा हो गया है। खैर कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में अगर देखा जाए तो आप देखिएगा घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन, है ना, 32वीं बीपीएससी से लेकर के ये जो 71वीं बीपीएससी तक है, ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर है वो सारा का सारा प्रश्न आपको एक ही, है ना, बुक में मिल जाएगा। घटना चक्र का पूर्वावलोकन बीपीएससी, उस पर लिखा होगा बीपीएससी, है ना, इसको ले लीजिए। अब मैंने कहा कि इसको लेने के बाद आपको इसमें सब नहीं पढ़ना है। सब क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मात्र इतना ही सब्जेक्ट में, यहां से ये चुन लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी चुन लीजिए, मैथ में कुछ मैथ, है ना, मैथ रीडिंग्स का भी सवाल पूछा गया, उसको भी आप बनाते हैं तो इसको फायदा होगा। साइंस में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स तो ये अभी का 18 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। अब जरा सोच के देखिए, यहाँ पे, है ना, घटना चक्र ने हमने पूर्वावलोकन खरीदा, इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए गए, सब दिए हुए गए। इसी घटना चक्र को पीआरटी का जो विद्यार्थी है, जो 1 to 5 का तैयारी करता है, वो भी पढ़ रहा है। इस घटना चक्र को जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो भी पढ़ रहा है। इसी घटना चक्र पूर्वावलोकन को जो पीजीटी की तैयारी कर रहा है, वो भी लड़का पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसकी हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई करना होता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। सिलेबस में सब कुछ दिया है, बस उसको समझते जाइए। जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि यही बुक है जो पीआरटी वाले भी अपने तरीके से पढ़ते हैं, यही प्रैक्टिस सेट है जो टीजीटी वाले भी अपने तरीके से पढ़ते हैं, और यही प्रैक्टिस सेट है जो पीजीटी वाले भी अपने तरीके से पढ़ते हैं, है ना। सब लोग अपने अपने जरूरत की चीजें यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये निकालने की जो क्षमता है, जो नजरिया है, आपके पास होना चाहिए कि हम अपने सिलेबस के अनुसार क्या कर रहे हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है ना, दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो दूसरा प्रैक्टिस सेट ये है जो प्रथम चरण का एग्जाम हुआ, है ना, प्रथम चरण का एग्जाम हुआ, द्वितीय चरण का एग्जाम हुआ, है ना, तृतीय चरण का जो एग्जाम हुआ, इन सारे प्रश्नों को निकालिए और इन सारे प्रश्नों का मूल्यांकन करिए। इन सारे प्रश्नों का मूल्यांकन करिए, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन दोनों को निकाल करके पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के प्रश्न को अगर देख लिया, तो आपको यहाँ से सिलेबस का एक फॉर्मेट भी आपके दिमाग में छप जाएगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब रहा सवाल कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गाइड आप नहीं पढ़ते हैं। गाइड पढ़ेंगे तो कभी भी, है ना, आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। तो आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक के पढ़े बिना, है ना, आप टीजीटी को नहीं फाइट कर सकते, ना पीजीटी को फाइट कर सकते हैं, है ना। पीआरटी की अलग सेक्शन है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बिना आप पीआरटी 1 to 5 को फाइट कर सकते हैं, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लिए, है ना, एनसीईआरटी और बिहार सरकार की जो किताबें हैं एससीईआरटी, इसको पढ़ना पड़ जाता है ना, इसको पढ़ना पड़ जाता है, दोनों किताबों को पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है। अब कई स्टूडेंट होंगे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर किसी का हिस्ट्री है तो वह ज्योग्राफी भी लेता है, तो हिस्ट्री के लिए भी उसे एनसीईआरटी पढ़ना होगा और ज्योग्राफी के लिए भी उसको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, है ना। अब एनसीईआरटी की किताबें जो जीएस की हम लोग बात करते हैं 40 नंबर में, वह सिर्फ साइंस पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि मैथ के लिए एनसीईआरटी की जरूरत भी नहीं है। अगर बनाना चाहे तो 8 नंबर के लिए कोई नहीं बनाता है, और साइंस के लिए भी हम आपको बता रहे हैं। करंट अफेयर्स ऐसे भी एसपीडी आप पढ़ लीजिएगा तो आराम से, है ना, 18 महीने का करंट अफेयर्स डेली का डेली 1 घंटा भी अगर समय दीजिएगा
तो आराम से कंप्लीट कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चीज़ों को समझिए, कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी से रूबरू हैं और आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना। अगर 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने लिया है तो यहाँ 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है। डेली का 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट पे भी अगर फोकस कर देते हैं तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा, है ना। इस बात को समझिएगा, है ना। तो ये चीजें है, इसको आपको बारीकी से समझना होगा कि हमको अगर चाहिए, है ना, इस जीएस में हमको चाहिए, जीएस 40 नंबर में, है ना, 32 प्लस नंबर चाहिए, 35 नंबर हमको चाहिए, तो हमको एक डिसिप्लिन में स्टडी करना होगा, है ना। हमको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि एनसीईआरटी एससीईआरटी मत पढ़िए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको पढ़ना होगा। अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में साइंस और मैथ लिया है तो फिर भी साइंस के लिए आपको, है ना, 6 क्लास से लेकर के 10th तक आपको, है ना, साइंस पढ़ना होता है। एनसीईआरटी का या एससीईआरटी का बुक आपको पढ़ना होता है, ठीक है। और रहा सवाल, ये जो हमने बात किया है घटना चक्र के पूर्वावलोकन पे, और मैंने ये कहा कि यही किताबें है ना, जो तीनों विद्यार्थी यानी कि पीआरटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के टेबल पे भी होगा और टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के टेबल पर भी होगा। बस समझने की जरूरत है कि हमको पढ़ना क्या है ना, पढ़ना क्या है, इस बात को समझिए, है ना। अगर आप कहिएगा तो हम इसमें इसी बुक को, है ना, इसी डिजिटल बोर्ड पर हम ओपन करके वो सारा चीज़ें बता देंगे कि किस पेज से, है ना, टीजीटी वालों को पढ़ना है और किस पेज से पीजीटी वालों को पढ़ना है ना, जीएस 40 नंबर की तैयारी के लिए और पीआरटी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, वो चीज़ें सारा आपको बता देंगे। अगर आपको फील होता है कि हमें इसकी जानकारी चाहिए तो हम आपको बता देंगे। और उसके बाद इस जीएस 40 नंबर में, है ना, इस जीएस 40 नंबर में टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन जो है थोड़ा टफ होगा, तो प्रश्नों का लेवल भी होगा। उसी लेवल को पकड़ने के लिए हमें सब्जेक्ट की गहराई को समझना होगा, है ना। और तब समझ में आएगा जब हमारे पास रियल बुक होगा, रियल स्ट्रेटजी होगा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बगैर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बड़ा एरिया पढ़ना है। भले ये छोटा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसमें 12-13 नंबर से ज़्यादा नहीं आता, 10-12 नंबर आ जाता है। लेकिन 10-12 नंबर से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गहराई में जब प्रश्न पूछता है तो लोग 40 पार भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि टारगेट को जब तक आप समझते नहीं है तो मुश्किल होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कम आपको 60 से 65 नंबर आना चाहिए। जीएस 40 नंबर से आपको 30 से 35 नंबर आना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग ऐड इसको कर लेते हैं तो 90 नंबर हो जाता है आपके रिजल्ट के लिए, है ना। रिजल्ट के लिए बहुत है, रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट के लिए आपको इसी तरह से टारगेट बनाकर स्टडी करना होगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको समझना पड़ेगा सिर्फ 2 चीज़ें, एक सिलेबस, है ना, और एक चीज़ क्या है, वो है आप प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न पूछा गया है, आपके टीजीटी वाले भी हैं या पीजीटी वाले, उनको एक बार मूल्यांकन करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का।